नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, इस पर बात करेंगे। और खासतौर पर आज हिमाचल दिवस का मौका था और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ में कई बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें कि कर्मचारी वर्ग है और तमाम अन्य वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए 1500 की भी घोषणा आज मुख्यमंत्री ने की है। तो विस्तार से हर खबर पर आपको अपडेट करेंगे। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की खबर से, क्योंकि आज मुख्यमंत्री हिमाचल दिवस पर किन्नौर के रिकांगपिओ में आयोजित समारोह के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की है। और इसमें रिकांगपिओ में आज हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह उत्साह और परंपरागत रंगों के साथ किन्नौर में मनाया गया। समारोह के मंच से मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों, महिलाओं और शिक्षा और पुलिस विभाग से जुड़ी कई बड़ी घोषणाओं पर जो है लोगों का ध्यान खींचा है। यहां पर अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि किन्नौर जिले की 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे और इससे जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिति में जो है वो जरूर सुधार होने की उम्मीद यहां पर सीएम ने जताई है। इसके लिए आय सीमा हालांकि तय की गई है। जिन महिलाओं को 1500 दिए जाने हैं उनके लिए 2 लाख रुपए से कम आय वाली महिलाओं को ही इंदिरा गांधी सुख सम्मान योजना के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहां पर जो है वो ये आय सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास 4 कर्मचारियों को लंबित ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान मई माह में किया जाएगा। तो ये एक बड़ी जो घोषणा है वो सीएम ने की है कि 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास 4 कर्मचारियों की जो लंबित ग्रेजुटी है वो सरकार की ओर से लीव इनकैशमेंट मई माह में उनको तमाम उनकी जितने भी एरियर है वो उन्हें दे दिया जाएगा। लंबे समय से अपने बकाया का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए ये राहत वाली खबर है। और सीएम ने कहा है कि क्लास 1 और क्लास 2 की सैलरी को डेफर करने का ऑर्डर सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। तो यहां पर ये खबर जरूर हिमाचल प्रदेश के क्लास 1 और क्लास 2 के कर्मचारियों के लिए अहम है, क्योंकि इससे पहले बजट में सीएम ने जिस तरह से ये घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश के आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक प्रदेश के जितने भी क्लास 1 और क्लास 4 कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी है उनका जो सैलरी 6 महीने के लिए डेफर की गई थी 3% उसे फिलहाल अब उस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। और इससे पहले सीएम ने ये बजट में घोषणा की थी कि 6 महीने तक उसे डेफर किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि अब क्लास 1 और क्लास 2 के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें पूरा वेतन जो है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने आज ये भी घोषणा की है कि प्रदेश के स्कूलों में सभी छात्रों से एक समान फीस ली जाएगी। यानी कि सीबीएसई स्कूलों में जिस तरह से फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया था उसमें अब ये साफ है कि अभी फिलहाल सरकारी स्कूलों में एक समान फीस होगी। हालांकि आगे चलकर सीबीएसई बोर्ड जब स्कूलों में लागू हो जाएगा तो जरूर फीस में बढ़ोतरी के संकेत यहां पर दिए गए हैं। इसी के साथ अगली खबर की अगर हम बात करें तो इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार का संकेत देते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों से एक समान फीस ली जाएगी। पुलिस विभाग के लिए अहम घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्कृष्ट और ईमानदार सेवा देने वाले पुलिस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय एक अतिरिक्त जो रैंक है वो दिया जाएगा और इसे पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने वाला कदम भी सरकार द्वारा माना जा रहा है। फिलहाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि अपने सभी गारंटियां सरकार ने 10 की 10 जो गारंटियां हैं वो पूरी कर दी है। सीएम ने कहा है कि पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि गंभीर आर्थिक संकट का सामना सरकार कर रही है और इसके लिए पूर्व सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार से 76,000 करोड़ का कर्ज और कर्मचारियों का बकाया 10,000 करोड़ का बोझ कांग्रेस सरकार को मिला है।
उन्होंने कहा कि 1952 से हिमाचल प्रदेश को मिल रहे राजस्व घाटा अनुदान केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे हर साल 8 से 10 हजार करोड़ का नुकसान प्रदेश को होगा। सीएम ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार को आरडीजी के रूप में 5 साल में 47,000 करोड़ और जीएसटी के 13,000 करोड़ रुपए मिले हैं। आरडीजी समाप्त होने के कारण हमारी सरकार को इस वित्त वर्ष में बजट को इतिहास में पहली बार 3,000 करोड़ जो है वो कम करना पड़ा। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि वित्तीय अनुशासन और नए संसाधन जुटाकर इस मुश्किल से सरकार जो है वो इस मुश्किल से छुटकारा जो है वो इस पार करेगी। मतलब जो ये मुश्किल सरकार के सामने खड़ी हुई है, इस मुश्किल को दूर करेगी और हिमाचल प्रदेश में नए संसाधन जो है वो जुटाए जाएंगे और नए जितने भी जो उद्योग है, छोटे बड़े बाहरी उद्योगों को भी हिमाचल प्रदेश में आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने अपनी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की भी उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के सम्मान सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और उनका बकाया भुगतान तय समय पर किया है। सीएम ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक 2 वर्ष का लगातार सेवा काल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद सरकार ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है और आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 13,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि करुणा मुल्क रोजगार नीति में संशोधन कर प्रति परिवार आय की जो पात्रता है उसे 2,50,000 से बढ़ाकर 3 लाख किया है, ताकि और अधिक पात्र युवा इससे लाभान्वित हो सके। पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने करुणा मुल्क के तहत 646 नौकरियां दी है और 980 मामले जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि 99,799 नए पेंशन मामले यहां पर मंजूर किए गए हैं। तो फिलहाल ये सीएम का आज रिकाउंटिंग का कार्यक्रम था। हिमाचल दिवस के मौके पर बहुत सारे लोगों को इस पर राहत भी दी गई है। अब हम अगली खबर की बात करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ शिमला में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस की अध्यक्षता डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार बनी तो 76,000 करोड़ का कर्जा और 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की लंबी देनदारियां भाजपा से उन्हें विरासत में मिली। उन्होंने कहा कि खराब वित्तीय कुप्रबंधन के चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और वर्तमान में कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज चुकाने के लिए 26,000 करोड़ का कर्ज चुकाया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 3 सालों में 50,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व जो है वो एकत्रित किया है। प्रदेश कर्मचारियों को ओपीएस लागू की तो केंद्र ने बजट में 2,000 करोड़ का नुकसान जो है वो उन्हें झेलना पड़ा है। तो फिलहाल जो है वो इसी तरह डिप्टी सीएम ने शिमला में जो है वो आज जिला स्तरीय हिमाचल दिवस का के मौके पर जो है वो शामिल रहे। और इसके अलावा हमीरपुर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हिमाचल दिवस का शुभारंभ किया। बिलासपुर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल मौजूद रहे। कांगड़ा में कृषि मंत्री चंद्र कुमार और सिरमौर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। ऊना की बात करें तो आज वहां पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर थे। मंडी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह थे। चंबा में नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी थे और लाहौल स्पीति के केलांग में आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, कुल्लू में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और सोलन में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष आरएस बाली मौजूद रहे। अगली खबर की बात करें तो शिमला कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री शिमला लौट आए हैं और शिमला पहुंचते ही सीएम सुक्खू ने राज्यसभा सांसद और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति की प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच में प्रदेश में चल रही स्थिति और साथ ही साथ कांग्रेस की जिस तरह से जिला कार्यकारिणी का गठन होना है तो इसको लेकर जो है वो रजनी पाटिल से चर्चा की गई। उधर शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमले बोले हैं। उन्होंने कहा है कि आज तक जितनी घोषणाएं सीएम ने की है और जितने वायदे उन्होंने की है वो उन्हें अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, वो केवल समय काट रहे हैं। इसीलिए दूर दराज के कम आबादी वाले क्षेत्रों को खोजकर कई घोषणाएं कर रहे हैं। यहां पर जो है वो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लाहौल स्पीति, पांगी, डोडरा, क्वार और अब किन्नौर में घोषणाएं कर दी गई है। जब गारंटियां पूरे प्रदेश को दी गई थी तो घोषणाओं में गिने चुने क्षेत्रों के नाम ही क्यों शामिल किए गए हैं। ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो चुनावी गारंटियां दी गई वे ना तो पूरी हुई है और ना ही सरकार उन्हें पूरा करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन कटौती के फैसले को वापस लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले दिन से कह रहे थे कि ये फैसला ना तो सही है और ना ही कानून सम्मत है। बागी विधायकों की पेंशन वापस लेने का भी फैसला सही नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे मना करने के बावजूद ये कानून पारित किया गया, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और आखिर इस पूरे प्रकरण में बदनामी सरकार की हुई और गरिमा भी सरकार की ही जो है वो खराब हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में भी इस तरह मनमानी की जा रही है और अदालत से सरकार को फटकार मिल रही है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने एक बार फिर कैबिनेट बैठक बुला ली है। मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो 17 अप्रैल को होनी है। कई बड़े फैसले इस बैठक में संभावित है। मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में युवाओं के लिए रोजगार के नए पिटारे खुल सकते हैं और इस बार सरकार स्वास्थ्य एवं वन विभाग में रोजगार के नए अवसर लेकर आएगी। विभागों ने अपने विभाग से संबंधित एजेंडे की फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजना शुरू कर दिया है, जिन्हें मंजूरी मिलने के बाद इन एजेंडों को कैबिनेट की बैठक में शामिल किया जाएगा। 17 अप्रैल को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी और इसके अलावा क्योंकि मुख्यमंत्री आज किन्नौर में थे तो किन्नौर में उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपए देने की जो घोषणा की है उसे भी कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी है जिनकी देनदारियों को लेकर आज सीएम ने घोषणा की है तो आधिकारिक तौर पर कैबिनेट से उन पर मंजूरी ली जाएगी और सीएम ने क्योंकि घोषणा बजट में क्लास 1 क्लास 2 जितने भी कर्मचारी है उनके वेतन को डेफर करने का जो मामला है वो डेफर करने की जो घोषणा है वो बजट में की थी, तो ऐसे में उसे भी कैबिनेट में ले जाया जाएगा और सहमति से उसे अप्रूव किया जाएगा और उसके बाद जो है वो प्रदेश के जितने भी कर्मचारी है क्लास 1 और क्लास 2 उनका पूरा वेतन जो है वो उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले होने संभावित है। कई नए सीबीएसई स्कूलों का मामला आएगा। कई ऐसे स्कूल है जहां पर कम संख्या छात्रों की है तो ऐसे में उन स्कूलों को बंद करने का जो प्रस्ताव है वो भी शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि इस कैबिनेट बैठक में सरकार जहां अपने बजट घोषणाओं को लेकर जो है वो उसमें कैबिनेट में उसके अंतिम मंजूरी दिलाएगी, तो वहीं कम संख्या वाले स्कूल हो या फिर अगर हम बात करें तो युवाओं को जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सरकारी खाली पड़े पदों को भरने के लिए भी कैबिनेट में जो है वो प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये खबर है हिमाचल प्रदेश से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि प्रदेश में पंचायत प्रधान और पंचायत समिति चुनावी खर्च पर इस बार कोई भी लिमिट सरकार ने तय नहीं की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इनके खर्चे की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने इसे कंसीडर नहीं किया है और ऐसे में इस बार भी प्रधान और बीडीसी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनावी खर्चों का जो ब्यौरा है वो नहीं देना पड़ेगा। जिला परिषद और नगर निकायों में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर खर्च सीमा पहले से लागू है, उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। पिछले कुछ चुनाव में देखने में आया है कि पंचायत प्रधान भी चुनावी जीतने के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं। इसे देखते हुए सरकार को इनके लिए भी खर्च सीमा तय करने का कमीशन ने सुझाव दिया था। प्रदेश में इन चुनाव में 65,000 से अधिक उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हैं। इनमें जिला परिषद और पार्षद पद के दावेदारों के लिए अपने चुनावी खर्च का पूरा लेखा जोखा रखना अनिवार्य है। जिला परिषद और पद के उम्मीदवारों को चुनाव खत्म होने के 1 महीने के भीतर अपना खर्च विवरण इलेक्शन कमीशन को जमा करना होगा। तय समय में ब्यौरा न देने वाले या गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार को एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यहां तक कि चुनाव जीतने के बाद भी खर्च का विवरण न देने पर अयोग्यता लागू हो सकती है। चुनाव के दौरान खर्च पर नजर रखने के लिए निर्वाचन अधिकारियों द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी टीमें गठित की जाएगी। फिलहाल ये टीमें उम्मीदवारों के बैंक खाते, रसीद और प्रचार सामग्री से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करेगी। जिला परिषद पार्षद पद के उम्मीदवारों को प्रचार सामग्री, जनसंपर्क गतिविधियों, समर्थकों के खान-पान और प्रचार में इस्तेमाल वाहनों समेत सभी खर्च का रिकॉर्ड रखना होगा और ये विवरण रजिस्टर में देना जरूरी होगा और इलेक्शन कमीशन के मांगने पर 1-1 रुपए का हिसाब प्रस्तुत करना होगा। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में पंचायत के जो चुनाव होंगे उसमें प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड मेंबर है, उनके लिए फिलहाल खर्चे की कोई
सीमा तय नहीं है, लेकिन जिला परिषद लेवल के जितने भी सदस्य होंगे उन्हें 1 लाख रुपए तक की जो एक सीमा है, लिमिट है, वो तय की गई है। इससे ज्यादा वो चुनावी प्रचार में बजट खर्च नहीं कर पाएंगे। तो एक ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो अब तक हमने साझा की है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में इस बार पंचायती राज चुनाव के लिए 30 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इनके आधार पर प्रत्याशी अब मैदान में उतरेंगे। किसी भी उम्मीदवार को अपनी पसंद का चुनाव चिन्ह सुविधा नहीं होगी, अपने पसंदीदा चुनाव चिन्ह किसी भी सदस्यों को नहीं मिलेगा। सभी चिन्ह निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीरियल वाइज आवंटित किए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की अंतिम तिथि पूरी होने के बाद ही चुनाव आवंटन किया जाएगा और ये जिम्मेवारी संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी की होगी। वे नियमों के अनुसार प्रत्याशियों को चिन्ह आवंटित करेंगे। प्रशासन का यह भी मानना है कि सीरियल वाइज आवंटन से चुनाव प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी रहती है और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती जो राजनीति है वो तेज हो जाएगी। फिलहाल एक पंचायत में 8 से 10 लोग प्रधान और उप प्रधान पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज ऐसा समय है कि आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए तो वहां पर जो राजनीतिक हलचल है वो हर घर के, हर रसोई, हर आंगन में जो है वो उसकी आहट आपको सुनाई देगी। आज जो कि एक शांतिपूर्ण तरीके से गांव का लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन आज आप चले जाए किसी भी गांव में तो आज की तारीख में जो है वो चर्चाएं हो रही है, राजनीति की चर्चाएं हो रही है कि आखिर किसे प्रधान के लिए खड़ा करे, ये कौन सी पार्टी से है, किस पार्टी से है। तो इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो जरूर आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल देखने को मिल रही है। पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई और जल्द जो है वो चुनाव चिन्ह तमाम सभी प्रत्याशियों को आवंटित कर दिए जाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन की मजबूती और साथ ही साथ क्योंकि पंचायती चुनाव है और पंचायत चुनाव से ही जो है वो पार्टियां जमीनी स्तर पर ये आंकलन करती है कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो फील्ड में पार्टी की क्या वैल्यू है, क्या लोग किस पार्टी पर कितना भरोसा जता रहे हैं और पंचायती चुनाव से ये सारी चीजें सामने आती है। और यही वजह है कि अब चाहे वो भाजपा हो या फिर वो कांग्रेस हो, पंचायत चुनाव को लेकर भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन की मजबूती और पंचायती चुनाव और शहरी निकाय चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए पूरा जो प्रारूप है वो तैयार कर दिया है। इस संदर्भ में कल शिमला में हिमाचल कांग्रेस की आम सभा होगी और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होने वाले इस आम सभा में संगठन को मजबूत करने के तरीकों में करने पर 2 सत्रों में चर्चा की जाएगी। पहले सत्र में संगठन से जुड़े मुद्दों पर विमर्श होगा, जबकि दूसरे सत्र में पीसीसी के सभी सदस्यों के साथ प्रदेश के राजनीतिक मामलों पर गहन चर्चा की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल भी हिमाचल पहुंची है, तो जाहिर तौर पर जो है वो फील्ड में कार्यकर्ताओं को कड़े निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने पहले ऊना जिला का दौरा किया और आज वो शिमला पहुंची है। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया था और इसके बाद उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक भी लिया। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद पहली आम सभा है जिसमें पदाधिकारियों को नए दायित्व देने पर विचार किया जाएगा। अभी सचिव और प्रवक्ताओं की नियुक्तियां पीसीसी में होना शेष है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार करेंगे और इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सांसद रजनी पाटिल सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो है वो मौजूद रहेंगे। तो कल कांग्रेस की होने वाली ये बैठक काफी अहम रहने वाली है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पंचायती चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी गंभीर हो चुकी है और इसी के मद्देनजर प्रदेश भाजपा ने अनुशासन का चाबुक चलाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को इंटरनेट मीडिया पर किसी भी तरह की दावेदारी जताने से सख्त मनाही कर दी है। दरअसल जैसे ही पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी हुआ तो आप देखिए कि चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं ने फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है वो अपनी सक्रियता बढ़ा दी। देखते ही देखते इंटरनेट मीडिया पर दावेदार की पोस्टों की अब भरमार आप भी देख रहे होंगे कि लगातार जो है वो आपके सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावेदार आ रहे हैं, कई उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं जाहिर की है। तो इसको लेकर भाजपा जरूर जो है वो सख्त हो गई है और कार्यकर्ता खुद को पार्टी का चेहरा बताते हुए क्योंकि वोट और समर्थन की भी अपील करने लगे हैं। इसे अनियंत्रित होड़ से संगठन में गुट
गुटबाजी और अनुशासनहीनता का खतरा बढ़ गया था, जिसे भांपते हुए भाजपा नेतृत्व ने तुरंत आदेश जारी कर दिए हैं। पार्टी की ओर से जारी निर्देशों में साफ किया गया है कि कोई भी कार्यकर्ता इंटरनेट में अपनी व्यक्तिगत दावेदारी जो है वो पेश ना करे। संगठन ने सख्त लहजे में कहा है कि जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी से जुड़ी पोस्ट अपडेट कर दी है वे उन्हें तुरंत डिलीट कर दे और निर्देशों का जो उल्लंघन कार्यकर्ता करेगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो भाजपा की ओर से की जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे की आहट सुनाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति 26 अप्रैल से 2 मई के बीच शिमला के दौरे में आ सकती है। फिलहाल राष्ट्रपति भवन की ओर से उनके आधिकारिक और विस्तृत टूर प्रोग्राम का जारी होना बाकी है, जिसके शीघ्र आने की संभावना है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश जिला पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट एसोसिएशन किन्नौर ने एक प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने पेंशनरों की विभिन्न लंबित मांगों पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की है और सीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हिमाचल पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की कई वित्तीय मांगे जो है वो लंबित पड़ी है। उन्होंने 15 अप्रैल को रिकांगपिओ से चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है और सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेगी ने कहा कि यहाँ पर जो पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य है उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की 2016 से 2022 तक लंबित मांगों को आगामी जेसीसी बैठक के माध्यम से सुलझाया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश भर में आर्थिक दबाव के बावजूद ओपीएस को लागू करने के फैसले का भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक रूप से निर्णायक जिला कांगड़ा से कांग्रेस अपने भविष्य की राजनीति का नया अध्याय लिखेगी। जी हाँ, कांगड़ा में कांग्रेस का बड़ा मंथन होगा। देश स्तरीय जो एक कांग्रेस की अपनी रणनीति कांगड़ा से तैयार होगी कि किस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस को मजबूत किया जा सके और इसके लिए विधानसभा चुनाव 2027 का लक्ष्य बनाकर पार्टी ने मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कांगड़ा को अपना मुख्य केंद्र जो है वो चुना है। आगामी 21 से 30 अप्रैल तक चलने वाले एक विशेष प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कांग्रेस हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के संगठन को धार देगी। इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी सहित कई राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां भी शिरकत करेगी और इसके साथ ही शिविर के दूसरे चरण यानी कि 25 अप्रैल के बाद राहुल गांधी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरने के लिए विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कांगड़ा में हो रहे इस आयोजन की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार और स्वयं तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि कांगड़ा ही वह भूमि है जहां से प्रदेश की राजनीति का रुख तय हुआ है। अगली खबर की बात करते हैं तो प्रदेश के निजी स्कूलों में हर साल मनमाने तरीके से बढ़ रही फीस पर सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। हिमाचल सरकार यूपीए, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा की तर्ज पर निजी स्कूलों के लिए पॉलिसी बनाने जा रही है ताकि नियमों के खिलाफ जाकर फीस बढ़ाने पर लाखों का जुर्माना निजी स्कूल प्रबंधन पर लगाया जा सके। सरकार ने स्कूल शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को इन राज्यों की पॉलिसी को स्टडी करने के निर्देश दिए हैं और जब तक निजी स्कूलों के नियमों में संशोधन नहीं हो जाता है तब तक सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को यह कहा है कि वो निजी स्कूलों का निरीक्षण करें और साथ ही साथ ये देखें कि किस स्कूल ने कितनी फीस पिछले साल के अकॉर्डिंग बढ़ाई है और अगर कोई ऐसा स्कूल पाया जाता है जिन्होंने 10% से ज्यादा स्कूल फीस में वृद्धि की है तो उनके खिलाफ कानूनन सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। अगली खबर की बात करें तो आज सीबीएसई ने अपना रिजल्ट 10वीं कक्षा का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया है। सीबीएसई के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार कुल 93.70% विद्यार्थी पास हुए हैं और इस परीक्षा में 94.99% पास प्रतिशत के साथ लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है और अपनी श्रेष्ठता साबित की है। इसके अलावा बोर्ड के अनुसार 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं जबकि 55,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 95% से ऊपर अंक जो है वो प्राप्त किए हैं और इसके साथ ही वही लगभग 14 लाख उम्मीदवारों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है जिन्हें आगे सुधार का जो अवसर है वो दिया जाएगा। फिलहाल अगली खबर की बात करें तो मंडी जिला के गोपालपुर में कॉलेज छात्रा सिया हत्याकांड में पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। आरोपित को मंडी अस्पताल से नेरचौक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। वारदात के बाद से आरोपित विकास पटियाल चुप है और नहीं बताया गया कि सिया की हत्या आखिर क्यों की गई।
मंडी न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने आरोपित के कपड़े और दराज फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। आरोपित नशे का आदी बताया जा रहा है, इसीलिए पुलिस ने उसे उत्तेजना में हुआ हमला भी मान रही है। जांच में ये सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से अपने साथ दरार रखता था। सूत्रों के अनुसार एक महिला इस वारदात की प्रत्यक्षदर्शी है, जिसकी गवाही मामले में अहम मानी जा रही है। अगली खबर की बात करते हैं। बिलासपुर जिला के गुमारवी बस स्टैंड पर 2 महिलाओं द्वारा एक निजी बस के कंडक्टर की चप्पल से सरेआम पिटाई करने का वीडियो आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है और आपने भी वो वीडियो देखा होगा। वायरल वीडियो में महिलाएं सरेआम कंडक्टर पर चप्पल से हमला करते दिखाई दे रही है। कंडक्टर जोगिंदर सिंह सुमाड़ी गांव का रहने वाला है। मारपीट की घटना के बाद पीड़ित बस कंडक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को दी गई शिकायत में जोगिंदर ने बताया कि जब वो बस स्टैंड पर मौजूद था तब वंदना कुमारी और उसकी भाभी ने उसे अचानक रोक दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दोनों ने पहले गाली गलौज की और फिर चप्पल से उनकी पिटाई कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार इस पर क्या पूरा सच था। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16 और 18 अप्रैल को राज्य में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं 17 व 19 अप्रैल को राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने के भी आसार है। 20 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है और 17 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी जिले में अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।